नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बिजनौर के, जहां ग्राम पंचायत फैजीपुर खादर में 10 वर्ष पूर्व बने स्वास्थ्य उपकेंद्र में आज तक नहीं हुई डॉक्टरों की तैनाती। आगे बात होगी बुलंदशहर की, जहां पुलिस ने बसपा नेता हाजी बाबू हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी कौशाम्बी की, जहां मनरेगा की मजदूरी न मिलने से टिकैत के भारतीय किसान यूनियन के सिपाही ने किया धरना प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर जनपद बिजनौर से है, जहां चांदपुर तहसील की ग्राम पंचायत फैजीपुर खादर में 10 वर्ष पूर्व बना स्वास्थ्य उपकेंद्र सलेमपुर हुआ बीमार। आज तक डॉक्टर की नहीं हो पाई तैनाती। जन कल्याण विकास समिति के अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने सरकार से स्वास्थ्य उपकेंद्र सलेमपुर को सही कराकर डॉक्टर की तैनाती कराने की मांग की है। दरअसल ये पूरा मामला जनपद बिजनौर के तहसील चांदपुर की ग्राम पंचायत फैजीपुर खादर इलाके का है, जहां पर गांव फैजीपुर खादर में सरकार द्वारा स्वास्थ्य उपकेंद्र सलेमपुर के नाम से अस्पताल तो बना दिया गया, लेकिन आज तक एक भी डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई। देखने से प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र सलेमपुर ही बीमार है। हालात ये है कि अस्पताल के अंदर बड़ी बड़ी घास उगनी शुरू हो गई है और कमरों में लगता है जैसे पशुओं को बांधा गया हो। खिड़की आदि टूट चुकी है। जन कल्याण विकास समिति के अध्यक्ष राजवीर सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सरकार से स्वास्थ्य उपकेंद्र सलेमपुर, जो ग्राम पंचायत फैजीपुर खादर में बना हुआ है, उसे सही कराकर डॉक्टर की तैनाती कराने की मांग की है। इस मौके पर अध्यक्ष राजवीर सिंह, सचिव ऋषिपाल, सदस्य राजवीर सिंह, भाग सिंह, वीर सिंह, जीत सिंह, यशपाल सिंह, मेनपाल सिंह आदि मौजूद रहे। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम भाग सिंह है जी, और ग्राम महमदा खादर का रहने वाला हूँ। अच्छा। ये पंचायत है हमारी फैजीपुर। अच्छा, फैजीपुर में स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ है जो सलेमपुर के नाम से बना हुआ है। ये कब बना था? करीबन 8-10 साल हो लिए। इसकी हालत जो इस टाइम बद से बदतर है जी। ऐसा लगता है देखने से जैसे पशु अंदर बांधे गए हैं। तो क्या पूरा मामला है? ये तो पहले से ऐसा ही है जी, कोई डॉक्टर आज तक आया नहीं। यहाँ सफाई नहीं करी, ना कोई डॉक्टर आता। पशु बढ़ते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। पशु किसके बनते हैं? जंगल मतलब वैसे ही आवारा पशु। क्या आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से आज तक? हाँ, करीबी जी। क्या कहा उन्होंने? उनका हम भेज देंगे जी, आज तक कोई आया नहीं। यहाँ तो क्या लगता है किसकी कमी इसमें महसूस होती है कि यहाँ पर जो आज तक डॉक्टर नहीं आया? अब सारी ऊपर अधिकारियों की कमी है। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी हैं? राजवीर सिंह सैनी हूँ, ग्राम फैजीपुर का खादर का रहने वाला हूँ। अच्छा सैनी जी, आपके यहाँ एक स्वास्थ्य उपकेंद्र सलेमपुर के नाम से बना हुआ है। जी। क्या यहाँ पर ये कब से बना हुआ? ये तो हो गए जी 10-12 साल हो गए इसको बना। क्या कभी यहाँ डॉक्टर बैठे हैं? कोई डॉक्टर नहीं बैठा आज तक। क्या आपने इसकी शिकायत की है? की है, एसडीएम को कहा था, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं? देखने से लगता है इसकी हालत बद से बदतर है और पशु भी यहाँ बने गए। गंदगी हो रही है, पशु तो बनती है यहाँ। हम चलवाना है बस। अभी क्या चाहते हैं आप? इसको चलवाने के लिए की मांग करनी है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां बसपा नेता हाजी बाबू हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक हत्यारोपी गोलू उर्फ रविंद्र बसपा नेता की आढ़त पर काम करता था। बता दें कि आढ़त की दुकान में रखी तिजोरी की चोरी करने की मंशा से हाजी बाबू की हत्या कर दी गई थी। गोलू उर्फ रविंद्र ने फोन कर हाजी बाबू को घर बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। आढ़त की चाबी नहीं मिलने पर रविंद्र ने अपने साथी राम अवतार की मदद से बसपा नेता का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था। बसपा नेता के शव को ई रिक्शे में लादकर उस्मानपुर के नाले में आरोपी शव को फेंक आए थे। वहीं पुलिस ने स्कूटी, चुनरी, मोबाइल, बाइक और ई रिक्शा बरामद किया है। बृहस्पतिवार को खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में बसपा नेता की हत्या कर दी गई थी। हत्या हुई है, क्या मामला है पूरा? सर कितने लोग पकड़े? 8 तारीख में सायंकाल थाना खुर्जा नगर पे एक सूचना दी गई कि हाजी बाबू नामक व्यक्ति जो है वह गायब हो गया है करीब 1:30 बजे से। हम लोग अभी तलाश कर रहे थे, अब सूचना देने आए हैं क्योंकि अभी तक वापस नहीं आए हैं। इस सूचना पर गुमशुदगी थाने पर दर्ज की गई थी, उसकी छानबीन की जा रही थी। इसी बीच जब पता चला तो उनको वहाँ पर एसओजी भी लगा दी गई थी। तो थाना पुलिस और एसओजी ने मिलकर के छानबीन किया और उसके मोबाइल नंबर वगैरह को ढूंढा तो पता चला कि उसका मोबाइल कहीं फेंका गया था वहीं आसपास। तो उसको बरामद किया गया मोबाइल को। उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई तो उससे पता लगा कि कुछ संदिग्ध नंबर आए, उन संदिग्धों से पूछताछ की गई
पूछताछ पता चला कि उसका एक पल्लेदार रविंदर है, जो कि उसकी यहाँ काम करता है। उसी ने उसको बुलाया था। बुलाने के बाद उसने अपने एक मित्र राम अवतार के साथ, जो कि वहीं फरजानगर के क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, उसकी चुन्नी से अपने घर में चुन्नी से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात उसको नाले में ले जा करके एक बोरे में डाल करके टिर्री से डाल दिया और उसकी स्कूटी जंक्शन रोड पे एक झाड़ी में ले जाकर खड़ा कर दिया। इस प्रकार पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मृतक की स्कूटी को बरामद किया है। जिस टिर्री से डेड बॉडी को ले जाकर नाले में डाला गया था उसको बरामद किया है। जिस चुनरी से उसको गला घोंटा गया था वह बरामद हो गया है। तो जिनकी जो नीयत थी घटना करने का कारण जो उन्होंने बताया कि उसने अपने जो उसकी आड़त थी वहाँ पर वो पैसे वगैरह काफ़ी रखता था। उनकी नीयत ये थी कि इसको मारने के बाद वो चाबी भी अपने तिजोरी हमेशा साथ रखता था। वो चाबी ले लेंगे और उससे जो उसके आड़त में पैसे होंगे उसको निकाल लेंगे। चूँकि उस दिन घटना के दिन वो चाबी अपने तिजोरी रखा नहीं था, इसलिए इनकी मनसूबा इनका सफल नहीं हुआ। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर के बरेसर थाने के अंतर्गत हुसैनाबाद से है, जहां बरेसर थाने की सुबह एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली, जिस पर थानाध्यक्ष राजेश त्रिपाठी वारदात की जगह गए। वहीं इस घटना की सूचना पर गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहां मौजूद लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली गई। परिजनों की प्राप्त तहरीर के आधार पर उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सर, बड़ेसर थाना क्षेत्र में हुसैनाबाद गांव में एक घर में सर एक लाश मिली है। सर, क्या पूरा घटना? सुबह थाना बरेसर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ग्राम हुसैनाबाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है किसी घर में। इस सूचना पे वहाँ गए तो वहाँ पे जो गांव में ये घर था ये बिल्कुल बाहर की तरफ था और एक महिला वहाँ पे मौजूद मिली, जिसके द्वारा बताया गया था कि जो मृतक है वो इसके घर आता था। पूर्व में भी इस तरह की बातें आई थी। एक बार प्रकरण थाने पे भी आया था, लेकिन आपसे सुलह और सहमति के आधार पे ये लोग चले गए थे कि भविष्य में कभी वो लड़का फिर परेशान नहीं करेगा। उसी के द्वारा अभी ये बताया गया है कि इन सबसे आजिज आके उसी के द्वारा इसकी हत्या की गई है। मौके से आला कत्ल भी बरामद हुआ है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनका भी क्या मत है, क्योंकि ये एक पक्ष है, उन लोगों से भी कहा गया है, क्योंकि उनकी भी जानकारी में होगा। जो भी तहरीर आती है मृतक के परिजनों की तरफ से, उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। कौशाम्बी के मूरतगंज ब्लॉक क्षेत्र के कुछ ग्राम सभा में मनरेगा की मजदूरी न मिलने से टिकैत के भारतीय किसान यूनियन सिपाही मूरतगंज विकासखंड में धरना प्रदर्शन किया। यदि मजदूरों की मजदूरी न मिली तो भारतीय किसान यूनियन सदस्य फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। विकासखंड मूरतगंज में भारतीय किसान यूनियन के सिपाही ने एसडीएम चायल, एलआईयू व मूरतगंज विकासखंड बीडीओ से इस मामले में शिकायत की थी। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दोबारा धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। सबसे अहम सवाल, जिस दिन भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन था उस दिन विकासखंड मूरतगंज में अवकाश था, लेकिन मौके पर एलआईयू जांच करता थे। आइए जानते हैं इस विषय में भारतीय किसान यूनियन का क्या कुछ कहना है। कि आप यहाँ कार्यालय विकासखंड मूरतगंज में आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला, किस लिए आप बैठे हैं? पहली बात तो हमारे मासिक 9 तारीख को बैठक होती है, जिले के प्रत्येक ब्लॉकों में 9 तारीख को बैठक होती है। तो वो बैठक में हमें करनी थी, उसी से अपने बैठक में जोड़ करके हमने ज्ञापन एलआईओ को या एसडीएम महोदय को दिया। और जो हमारा निराकरण के लिए जो हमारा मैटर है वो ब्लॉक से संबंधित है, वीडियो साहब से संबंधित है, तो हमने दिया कि हमारा निराकरण होना चाहिए। नहीं तो क्या है वीडियो साहब को जो दिया उसमें क्या है आपका निराकरण, कुछ बताएंगे? मनरेगा संबंधित पैसा निकल गया है, अब पैसा गरीबों तक नहीं पहुँचा। अच्छा, किस गांव का मामला है जिसमें पैसा निकला गया? फरीदपुर का मामला है। फरीद चत्तापुर। कितना निकला हुआ है? 20,200 कुछ रुपये।
अच्छा 20,000 कुछ रुपये मतलब वो मनरेगा मजदूरों को नहीं मिला गया? नहीं मिला। अच्छा, तो इसीलिए आप धरना प्रदर्शन किए? ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं जिनका पैसा निकला हुआ है मजदूरों को, क्या वो यहाँ पर उपस्थित हैं? हाँ उपस्थित हैं। अगर हैं तो उनसे भी आप बात करें। एक मिनट। ये अभी मुरादगंज ब्लॉक में सिद्ध शरण गुप्ता महामंत्री हैं महामंत्री द्वारा ये जानकारी मिली है कि आप लोगों को मनरेगा का पैसा नहीं दिया गया, निकाल लिया गया, अब आपको मिला नहीं। क्या सही कह रहे हैं? आपका क्या कहना है? नहीं मिला। कितने दिन की आपकी मजदूरी नहीं मिली आपको? 12 दिन। आपको 12 दिन के आपको भी नहीं मिला? नहीं, 12 दिन के 3 महीना होगा भाई, नहीं मिल रहा। नहीं मिला? किस गांव का मामला है ये? इसमें हमारा फरीदपुर ताजपुर लगते हैं। फरीदपुर। आपका महंगा। आपका महंगा। कौन प्रधान है वहाँ के? आप बताइए। मलाक। आपको भी नहीं मिला? नहीं। प्रधान कौन है? हाँ? प्रधान कौन है? प्रधान आपके ग्राम सभा के? प्रधान पंकज। पंकज। ये आपके ग्राम सचिव कौन है वहाँ के, आपके ग्राम सभा के? आप बताएंगे? आपको नहीं मालूम है? अच्छा ठीक है, चलिए आप अपना नाम बताइए। आपका नाम? देव सिंह। हाँ, देव सिंह। आपका नाम? कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता मानसिंह की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर ट्रेन से गिरकर किशोरी घायल हो गई है। जीआरपी की मदद से घायल किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला शहर के रेलवे स्टेशन का है, जहां शिवानी पुत्री देशराज उम्र 20 वर्ष निवासी मऊ थाना सलोन पद्मावत ट्रेन से लखनऊ से रायबरेली आ रही थी। तभी ट्रेन से उतरते समय उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। ट्रेन से नीचे गिरने के कारण किशोरी के नाक व कान से खून बहने लगा, जिससे रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में जीआरपी की मदद से घायल किशोरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराकर परिजनों को सूचना दे दी गई है। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। बच्ची ट्रेन से गिर गई, प्लेटफॉर्म क्या है? ये हमारे पास शिवानी नाम की युवती, जिनकी उम्र तकरीबन 20 वर्ष बताई जा रही है, पुलिस द्वारा जीआरपी द्वारा ले आई गई। बताया जा रहा है रेलवे ट्रैक पे ये घायल अवस्था में थी, उनको भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां आगरा सराफा एसोसिएशन व ऑल इंडिया ज्वेलर्स एक्सपो द्वारा 3 दिवसीय B2B ज्वेलरी प्रदर्शनी का शुभारंभ रविवार को फतेहाबाद रोड स्थित राजदेवम में किया गया। 10-12 सितंबर तक प्रतिदिन प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। शुभारंभ MLC विजय शिवहरे ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बताया। अध्यक्ष नीतीश अग्रवाल ने बताया कि देश भर के सराफा व्यवसाय प्रदर्शनी में अपनी सहभागिता कर उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनी और उत्पादों की भी जानकारी दी। ऑल इंडिया ज्वेलरी एक्सपो का जो आज मेला है यहाँ 2022 के अंदर आगरा में प्रारंभ हुआ और 2023 में भी आज लगा है। कहीं ना कहीं मेरा देश बदल रहा, प्रदेश बदल रहा है। पहले रेड कारपेट माफियों के लिए बिछता था, आज योगी सरकार ने रेड कारपेट ज्वेलरी के सर्राफा व्यापारियों के लिए बिछाया है। इसलिए मुझे लगता है कि जो सुरक्षा का भाव व्यापारियों में होना चाहिए वो आपको देखने को मिल रहा है। ओपन बिल्कुल ज्वेलरी, गोल्ड, ये सब आपको देखने को मिल रही है। इसलिए मेरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। तो निश्चित तौर पर योगी सरकार के अंदर व्यापारियों के लिए रेड कारपेट बिछाकर हम व्यापार अच्छा कर सकें। सब व्यापारी भाई, सरकार उनके साथ केंद्रित खड़ी है। क्या मानते हैं किस तरीके का लाभ मिलने वाला है इस प्रदर्शनी से? निश्चित तौर पर कभी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे मेले नहीं लगे। 2017 से पहले आप जाइए तो स्थिति क्या थी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकारों ने बैठक कर पत्रकार सुरक्षा को लेकर भरी हुंकार। बता दें कि रविवार को पीपीगंज में पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन की बैठक में मुख्य मुद्दा पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर पत्रकारों ने अपनी हुंकार भरी और देश में पत्रकार सुरक्षा कानून बिल लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की। वहीं बता दें कि बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव धर्मेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश अनुशासन समिति के डॉक्टर TN गुप्ता, जिलाध्यक्ष अवधेश दुबे व तहसील अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि देश के चौथे स्तंभ पर आए दिन कहीं जानलेवा हमला हो रहा है तो कहीं न कहीं पत्रकारों का जबरदस्त उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन देश व प्रदेश की सरकारें मूकदर्शक बनी हुई हैं, जिससे खुलेआम पत्रकारों की हत्याएं या उत्पीड़न करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सरकार और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त कर अपना सिक्का जमाने में सफल रहे।
उन्होंने कहा कि आज देश और समाज की आवाज उठाने वाले पत्रकार एवं उनके परिवार दहशत में जीने को मजबूर हैं। बैठक में एक स्वर से पत्रकार सुरक्षा कानून बिल केंद्र एवं प्रदेश सरकार से तत्काल लागू करने की मांग की गई। बैठक में जिला महामंत्री सुरेश कुमार सिंह चंदन, वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार सिंह, राकेश कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष पीएन सिंह, महासचिव शरद मद्धेशिया, आकाश मद्धेशिया, अनिल बोस, कौशल चंद, चंदन जायसवाल, शैलेश प्रजापति, महेश कुमार, रोशन अली, आदर्श कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी सचिन यादव, राजेश पांडे, धर्मेंद्र सैनी सहित दर्जनों पत्रकार उपस्थित रहे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदन जायसवाल की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत राजकीय अकोड़ी ग्राम में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कैमूर के 5 प्रखंडों जैसे चांद, चैनपुर, भभुआ, भगवानपुर, रामपुर से गुजरने वाली सभी सड़कों के आज तक मुआवजे का निर्धारण न होना। इस मुद्दे को लेकर आज किसानों ने संकल्प लिया कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा अनवरत किसान आंदोलन करते रहेंगे। किसान अनिल सिंह ने बताया कि 13/9/2023 को किसानों के द्वारा जिला मुख्यालय पर 12 बजे दिन में नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया जाएगा। मौके पर अनिल सिंह, तिलेश्वर दुबे, शत्रुघ्न सिंह, बबलू सिंह, शशिकांत दुबे, सोनू सिंह सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम लोग राजा के अकोड़ी ग्राम में किसान भाइयों के साथ बैठक किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 13 तारीख को कलेक्टरेट मुख्यालय पर, कलेक्टर के गेट पर हम लोग वहाँ पुतला दहन करेंगे। बिहार के सरकार के मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, जिन्होंने किसान विरोधी नियत अपनाया है। कई प्रतिनिधि मंडल यहाँ कैमूर से गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं मिला। इसलिए हम लोग आज मंदिर पर संकल्प लेते हैं कि इस आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे जब तक उचित मुआवजा का निर्णय न हो जाए, प्रशासन किसानों से आकर बात न करे, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध और विनती और आग्रह करता हूं कि 13 तारीख को 11 बजे दिन में राधा कृष्ण पैलेस में इकट्ठा होना है। वहां से सामूहिक रूप से चलकर कलेक्टरेट मुख्यालय पर हम लोग पुतला दहन करेंगे। यही आज निर्णय लिया गया है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के सेमरहवा गांव में आज दोपहर खेत में काम कर रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। जब तक लोग चीखते चिल्लाते तब तक तेंदुए ने महिला को खींचकर जंगल में अंदर ले गया। गांव के लोग जब तक लाठी डंडा लेकर जंगल में पहुंचे तब तक महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी और तेंदुआ वहां से फरार हो गया था। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग और पुलिस की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई है। वहीं तेंदुए के हमले से महिला की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तेंदुए के निकलने की सूचना के बाद से जंगल से सटे आसपास के गांव के लोग भी दहशत में हैं। डीएफओ पुष्प कुमार के ने बताया कि तेंदुए की तलाश की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कुलही थाना क्षेत्र के कुलही कस्बे में स्थित वंश राजी इंडियन गैस वितरक के मालिक मनीष गुप्ता से एक साइबर अपराधी ने आर्मी का जवान बनकर 1 लाख की ठगी कर ली। एजेंसी मालिक ने साइबर सेल एवं कुलही थाने में तहरीर देकर उक्त ठगी की शिकायत की है। एजेंसी मालिक ने बताया कि एक युवक उनके व्हाट्सएप पर अपना आर्मी ड्रेस में फोटो, आधार कार्ड व कैंटीन कार्ड का फोटो भेजकर फोन करता है और कहता है कि परसौना इंटर कॉलेज पर विभाग का कैंप लगा हुआ है जिसके लिए उसे 10 सिलेंडर की आवश्यकता है। थोड़ी देर बाद फिर फोन करता है और कहता है कि मेजर साहब बात करेंगे, सारी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, आराम से बात करना। उसके बाद मेजर बनकर युवक ने बात की, जिसके बाद उन्होंने 10 सिलेंडर बताए गए स्थान पर भेज दिया। थोड़ी देर बाद युवक ने एक यूपीआई भेजा और बोला कि इस पर 1 रुपया भेजो, अभी पैसा भेज रहा हूँ। थोड़ी देर बाद फिर स्कैनर भेजा तो बोला कि स्कैन करो, अभी सरकारी खाते से तुमको 10 सिलेंडर का पूरा भुगतान 16,000 किया जा रहा है। एजेंसी मालिक ने 16,000 का भुगतान कर दिया। उसके बाद फिर युवक ने बोला कि और स्कैन करो, 16,000 टोटल 32,000 भेज रहा हूँ। इसी तरह बारी बारी करके कुल 1,554 रुपए ठगी कर ली, जिसको लेकर एजेंसी मालिक ने 9305736529 और 9394948243 के विरुद्ध साइबर सेल व कुलही पुलिस को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। ठगी आपसे हुई है भाई? एक दिन पहले ऑफिस के नंबर पर फ़ोन आया कि मैं आर्मी से बोल रहा हूँ और मुझे 10 कमर्शियल सिलेंडर की आवश्यकता है और उसका पेमेंट आपको कल गाड़ी से भिजवा दीजिएगा, कर दिया जाएगा।
तो 10 सिलेंडर मैंने ड्राइवर को बोला, 10 सिलेंडर कमर्शियल गाड़ी पे लोड करके अगले दिन सुबह ड्राइवर स्कूल पे पहुंचा। तो वहाँ से सेना के जवान ने बोला कि आपकी गाड़ी पे सिलेंडर जो है पेमेंट अभी UPI के माध्यम से किया जाएगा, नगद मेरे पास नहीं है। तो आपने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद से उसने कहा कि अभी मेजर साहब हमारे बात करेंगे, और मेजर साहब सेना के बड़े अधिकारी हैं, और उसने व्हाट्सएप पे भी जो उसका फ़ोटो आया था सेना का वर्दी में था। और जब मेजर बन के जो युवक ने मुझसे बात किया, उसकी भी DP पे वो कर्नल के ड्रेस में था, सेना के बड़े अधिकारी में। तो और उसने ID और मेरे व्हाट्सएप पे जो भेजी थी वो भी सेना के कर्मचारी, सेना के अधिकारी के रूप में थी। और उसने अपना आधार कार्ड भी भेजा था कि इस पर जो है बिलिंग इसी पे होगी, बना के मुझको दे दीजिएगा, ड्राइवर से भिजवा दीजिएगा। फिर उसके बाद से जो है उसने सेना के रूप में, मेजर के रूप में जिस अधिकारी ने, जिस युवक ने मुझसे बात की, उसने कहा कि मैं ये कॉल आपकी रिकॉर्डेड की जा रही है और ये सेना की तरफ से है, इसका पेमेंट किया जाएगा, तो इसकी सुरक्षा की दृष्टि से इसका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इस वजह से आप फ़ोन काटिएगा नहीं और पेमेंट आपको UPI के माध्यम से किया जाएगा। तो उसने आर्मी, जो मेरे पास व्हाट्सएप पे QR कोड आया, वो उस पर लिखा हुआ था रिफ़ंड आर्मी फ़ंड। उसने कहा कि पहले स्कैन करिए, आपके खाते में 1 रुपया ट्रांसफ़र होगा। तो जैसे ही मैंने स्कैन किया, उस पर 1 रुपया ट्रांसफ़र होकर मेरे खाते में आ गया। फिर उसने कहा कि जो आपके बाकी का अमाउंट है वो मैं फिर से QR कोड पे भेज रहा हूँ, आप उसको स्कैन करिएगा। तो उसको स्कैन किया तो वो मेरे खाते में नहीं आया पैसा। तो मैंने कहा कि भाई मेरे खाते में पैसा नहीं आया है। तो उसने कहा कि फिर से मैं भेज रहा हूँ, और QR कोड उसने भेजा, ऐसे 1-2 मरतबे में किया, और धीरे धीरे मेरे खाते से 95,999 रुपया कट गया और मुझे पता भी नहीं चला। और हाँ, और मेरे एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं संजय सिंह, उनके जो बढ़ारा के रहने वाले हैं, उनके उसने कहा कि अपने किसी और कोई और बैंक दीजिए, आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा हाँ, तो संजय फ़ोन पे चलाते हैं, तो मैंने कहा कि संजय अपना QR कोड भेज दो। तो उसने अपना UPI नंबर बताओ। संजय ने अपना UPI नंबर, बैंक का अपना ट्रांजेक्शन दिया। तो उसने कहा 4,999 रुपये उनके भी खाते से QR कोड पे स्कैन कराया कि अभी आपके खाते में पैसा जा रहा है, बाकी का जो भी अमाउंट है सेना का है ये आपके खाते में अभी ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो भी बाकी पैसा है। और सर्वर दिक्कत है, इस वजह से जा नहीं रही है। और मैं चूँकि सेना का आर्मी की वजह से होने की वजह से मैं थोड़ा सा उसमें भटक गया कि मतलब आर्मी का है, और उसने बातों बातों में ऐसे मुझे उलझाया रखा कि ये आर्मी की तरफ से है, गोपनीय कॉल रिकॉर्ड की जा रही है और आपको पेमेंट अभी चला जाएगा। उस पर जो QR कोड आया था वो भी आर्मी रिफ़ंड लिखा हुआ था QR कोड, और इस वजह से मैं समझ नहीं पाया। बाकी दिन भर मेरे पास काफ़ी UPI पेमेंट वगैरह आता है, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो इसको शिकायत किससे की? इसकी शिकायत मैं जब फ़ोन चालू था तुरंत मैं मोटरसाइकिल से थाने पे, बगल में ही थाना है, मैं बात करते हुए उससे थाने पर पहुंचा। वहाँ मौजूद एक सिपाही से मैंने उसकी बात भी कराई, तो उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है। उन्होंने उसको फ़ोन पे ही गाली वगैरह दी। उसके बाद उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर उन्होंने बताया 1930 पे इसकी कंप्लेंट करिए। तो 1930 पे मैंने तुरंत साइबर सेल का जो सेल फ्री नंबर है उस पर मैंने कंप्लेंट दर्ज कराया, और 1 घंटे के अंदर ही मेरी कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है। और आधे घंटे में ही आश्वासन मिला पुलिस से? थाने पे आश्वासन यही मिला है कि इसकी जांच की जा रही है, और जैसे ही कोई सूचना मिलती है आपको बताया जाएगा। और 1 घंटे में कंप्लेंट दर्ज गई है। उसके बाद से 1 घंटे बाद मैं SP ऑफिस महाराजगंज साइबर सेल का वहाँ पे जो विभाग है वहाँ भी मैं गया था। वहाँ अधिकारियों से मिला, मैंने अपनी बात सारी बताई। वहाँ उन्होंने कहा कि आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज की जा चुकी है, और जो भी इसमें कार्रवाई होगी आपको अपने नज़दीकी थाना से आप मिलिएगा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।